Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम स्पेक्ट्रम के चैप्टर 32 यानी श्रमिक वर्ग आंदोलन पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, द मूवमेंट ऑफ द वर्किंग क्लास। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के नजरिए से ये समझना है कि क्यों हुआ, इसका महत्व क्या था और स्वतंत्रता संग्राम पर इसका क्या असर पड़ा। हम इसे थीमैटिक तरीके से देखेंगे, मतलब क्रोनोलॉजी के बजाय पैटर्न्स और सिग्निफिकेंस पर फोकस करेंगे। बिल्कुल। और मैं कोशिश करूंगा कि जो जरूरी फैक्ट्स हैं, तारीखें, कानून, नेता, जो प्रीलिम्स के लिए सीधे इंपॉर्टेंट हैं, उन पर रोशनी डालूं। एनालिसिस तो है ही, पर फैक्ट्स भी पक्के होने चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ब्रिटिश राज में जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ी, कारखाने, बागान, एक नया क्लास उभरा, मजदूर वर्ग। पर इनकी शुरुआत कैसी थी? मतलब काम करने की कंडीशंस। कंडीशंस तो शुरू में बहुत ही खराब थी। लंबे घंटे, कम मजदूरी, सेफ्टी का तो कोई इंतजाम ही नहीं था, कह सकते हैं। हाँ, मतलब बिल्कुल दयनीय स्थिति थी। हाँ, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, जो शायद प्रीलिम्स में पूछ ली जाए, कि इंडिया में मजदूरों की कंडीशन सुधारने के लिए कानून की पहली मांग असल में ब्रिटेन के लैंकाशायर टेक्सटाइल लॉबी से आई थी। अच्छा? वो क्यों? उनको डर था कि इंडिया की सस्ती लेबर उनकी अपनी कंपेटिटिवनेस कम कर देगी। अच्छा। तो ये एक तरह का बाहरी दबाव था, मतलब कोई प्योरली ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न नहीं था शुरुआत में। ये जरूरी पॉइंट है, बाहरी इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स भी थे। तो 1914 से पहले इन शुरुआती सालों में जो प्रयास हुए मजदूरों के लिए, उनका नेचर कैसा था? क्या वो ऑर्गेनाइज थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआती दौर में आंदोलन बहुत बिखरा हुआ था, फ्रैगमेंटेड था। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि जो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स थे, वो अक्सर जो नए भारतीय उद्योगपति उभर रहे थे, उनके हितों से भी कहीं ना कहीं जुड़े थे। अच्छा। तो वो हिचकते थे मजदूरों के मुद्दे उठाने में। उन्हें लगता था कि लेबर लॉस से भारत का अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट धीमा पड़ जाएगा। ओह, तो एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। हाँ, कह सकते हैं। इसलिए ज्यादा फोकस कल्याणकारी कामों पर रहा, मतलब फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स पर। तात्कालिक मदद कर दी, पर संगठित आंदोलन नहीं बना। तो ये एक मेन स्टाइल सवाल बन सकता है कि प्रारंभिक श्रमिक वर्ग आंदोलन संगठित राजनीतिक शक्ति बनने के बजाय परोपकारी क्यों अधिक था? तो मुख्य कारण यही था कि वर्ग चेतना, मतलब क्लास कॉन्शियसनेस और साम्राज्यवाद विरोधी भावना अभी उतनी मजबूत नहीं थी। राइट। बिल्कुल। नेताओं का जोर फौरी राहत पर था, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पर नहीं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ शुरुआती नाम और कोशिशें याद रखनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए। जैसे 1870 में कलकत्ता में शशिपाद बैनर्जी, उन्होंने वर्किंग मेंस क्लब शुरू किया और भारत श्रमजीवी नाम का अखबार निकाला। भारत श्रमजीवी, ओके। उसी दशक में सुराबजी शापुरजी बंगाली ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में मजदूरों के लिए बेहतर कंडीशंस वाले बिल का प्रयास किया, पर वो पास नहीं हो पाया। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है नारायण मेघाजी लोखंडे। इन्होंने 1890 में बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड्स एसोसिएशन बनाई। इसे कई बार इंडिया का पहला ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन भी मानते हैं। अच्छा, एनएम लोखंडे, ये नाम जरूरी है। हाँ, और उन्होंने दीन बंधु नाम का मराठी अखबार भी शुरू किया, जो मजदूरों की आवाज बना। ये सब की फैक्ट्स हैं। और सरकार ने क्या किया? कोई कानून वगैरह? हाँ, कानून आए, पर उनमें कमियां बहुत थीं और इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक नहीं था। पहला फैक्ट्री एक्ट आया 1881 में। 1881? ये किस पे फोकस था? मेनली बाल श्रम पर, चाइल्ड लेबर पर। 7 से 12 साल के बच्चों के काम के घंटे फिक्स किए, फैक्ट्री इंस्पेक्टर अपॉइंट किए। पर ये चाय कॉफी बागानों पर लागू नहीं होता था। ओह, तो लिमिटेशंस थी। बहुत थी। फिर आया सेकंड फैक्ट्री एक्ट 1891। इसमें साप्ताहिक छुट्टी, वीकली हॉलिडे कंपलसरी की गई। महिलाओं के लिए काम के घंटे तय हुए, दिन में 11 घंटे, और बच्चों 7 से 14 साल के लिए 7 घंटे। रात में महिलाओं के काम पर रोक लगी। ये तो कुछ बेहतर लग रहा है। हाँ, पर यह कानून भी सभी मजदूरों पर, खासकर पुरुष मजदूरों पर, पूरी तरह लागू नहीं थे और इनका एनफोर्समेंट बहुत कमजोर था। तो ये था शुरुआती फेज। अब आते हैं स्वदेशी आंदोलन 1905 to 8 पर। यहाँ क्या बदलाव आया? क्या मजदूर आंदोलन का कैरेक्टर बदला? हाँ, स्वदेशी आंदोलन एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पहली बार मजदूर बड़े पैमाने पर
पॉलिटिकल स्ट्राइक्स में शामिल हुए। पॉलिटिकल स्ट्राइक्स मतलब अब सिर्फ वेतन या घंटों की लड़ाई नहीं थी। एग्जैक्टली अब लड़ाई नेशनल इश्यू से जुड़ गई। मजदूरों ने विदेशी सामानों के बहिष्कार में भी हिस्सा लिया। उनमें एक नई पॉलिटिकल जागृति आई। ये वाकई इंटरेस्टिंग है। मतलब एक राजनीतिक आंदोलन ने मजदूर वर्ग को आर्थिक मांगों से आगे सोचने पर मजबूर किया। कुछ एग्जाम्पल्स इन पॉलिटिकल स्ट्राइक्स के? बिल्कुल, बहुत हुई। जैसे हावड़ा में बर्न कंपनी की हड़ताल, ईस्ट इंडियन रेलवे की हड़ताल, जिसके बाद 1906 में एक रेलवेमैन यूनियन भी बनी। बंगाल की जूट मिलों में लगातार हड़तालें हुई। अच्छा। और साउथ में तूतीकोरन और तिरुनेलवेली की कोरल कॉटन मिल्स की स्ट्राइक बहुत फेमस रही। इसे लीड किया वीओ चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमणी शिव जैसे नेशनलिस्ट लीडर्स ने। हाँ, पिल्लई और शिव। इसी तरह पंजाब में रावलपिंडी के आर्मी आर्सेनल और रेलवे में भी स्ट्राइक्स हुई, जिनसे लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जुड़े थे। तो स्वदेशी ने राजनीतिकरण तेज किया। इसके बाद आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914-18। इसका क्या असर पड़ा? युद्ध ने चीजें और कॉम्प्लिकेटेड कर दी। एक तरफ तो कीमतें बहुत बढ़ गईं, मुनाफाखोरी बढ़ी, लेकिन मजदूरी या तो वहीं रही या कम हो गई। इससे मजदूरों में गुस्सा और बढ़ा। जाहिर है। दूसरी तरफ वॉर की जरूरतें पूरी करने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, तो मजदूर वर्ग का साइज भी बढ़ा। मतलब शहरों में मजदूरों की संख्या बढ़ी, तो आर्थिक मुश्किलें भी बढ़ी और साथ ही मजदूर वर्ग का नंबर और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी। इसी दौर में गांधी जी भारत आए। उनके विचारों और तरीकों का क्या प्रभाव पड़ा? गांधी जी का प्रभाव बहुत सिग्निफिकेंट था। उनकी पहली बड़ी पब्लिक स्ट्राइक्स में से एक थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। हाँ, वो प्लेग बोनस वाला मामला। बिल्कुल, प्लेग बोनस को लेकर मिल मालिकों और मजदूरों में विवाद था। गांधी जी ने मजदूरों का साथ दिया और पहली बार इंडिया में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया। आखिरकार 35% वेतन बढ़ोतरी पर समझौता हुआ। और इसी स्ट्राइक के बाद उन्होंने एक अलग तरह की यूनियन की नींव रखी है ना? हाँ, गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ATLA की स्थापना में मदद की। इसे मजदूर महाजन सभा भी कहते हैं। ये यूनियन गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित थी। ट्रस्टीशिप मतलब? ट्रस्टीशिप का मतलब था कि पूंजीपति या मिल मालिक संपत्ति के असली मालिक नहीं, बल्कि समाज के लिए उसके ट्रस्टी हैं, केयरटेकर हैं, और उन्हें मजदूरों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। ये वर्ग संघर्ष के बजाय वर्ग सहयोग, क्लास कोलैबोरेशन पर बेस्ड अप्रोच थी। ओके, तो ये सारी चीजें स्वदेशी से पॉलिटिकल चेतना, युद्ध से बढ़ी आर्थिक मुश्किलें और संख्या, गांधी जी का नया तरीका, इन सब ने मिलकर क्या एक ऑल इंडिया लेवल के संगठन की जरूरत पैदा की? बिल्कुल। अब तक आंदोलन ज्यादातर लोकल लेवल पर थे या किसी एक इंडस्ट्री तक सीमित थे, पर अब यह महसूस किया जाने लगा कि मजदूरों के हितों की रक्षा और नेशनल मूवमेंट में उनकी प्रभावी भूमिका के लिए एक देशव्यापी संगठन जरूरी है। यहाँ एक सवाल उभरता है जो मेंस के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। स्वदेशी आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय श्रमिक वर्ग के राजनीतिकरण में कैसे योगदान दिया और कैसे ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के गठन का आधार बना? इसके विश्लेषण में हमें आर्थिक कारक, राजनीतिक जागृति और लीडरशिप के विकास को जोड़कर देखना होगा। और इसी बैकग्राउंड में 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ। ये इंडियन लेबर मूवमेंट की हिस्ट्री में एक मील का पत्थर है। 1920 AITUC। जी। इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और पहले जनरल सेक्रेटरी थे दीवान चमन लाल। मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, वल्लभ भाई पटेल जैसे कई बड़े नेशनलिस्ट लीडर भी इससे जुड़े थे। लाला लाजपत राय का अध्यक्षीय भाषण भी काफी कोट किया जाता है ना? हाँ, उन्होंने अपने भाषण में कहा था, साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वां संतानें हैं। मतलब इंपीरियलिज्म एंड मिलिटरिज्म आर द ट्विन चिल्ड्रन ऑफ कैपिटलिज्म। ये दिखाता है कि AITUC की सोच सिर्फ इकोनॉमिक डिमांड्स तक सीमित नहीं थी, वो इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म के लिंक को समझ रही थी। कांग्रेस पार्टी ने भी 1922 के गया सेशन में CR दास की अध्यक्षता में मजदूरों को ऑर्गेनाइज करने और उनकी मदद के लिए एक कमेटी बनाई। तो 1920 में AITUC के बनने से आंदोलन एक नए फेज में आया। लेकिन 1920s और 1930s का दशक आइडियोलॉजिकल रूप से काफी उथल-पुथल वाला रहा। कौन सी नई विचारधाराएं श्रमिक आंदोलन पर असर डाल रही थी?
देखिए, इस दशक में रशियन रेवोल्यूशन 1917 का असर पूरी दुनिया पर था और इंडिया पर भी पड़ा। मार्क्सवाद, समाजवाद, कम्युनिज्म के आइडियाज तेजी से फैले। हाँ, लेफ्ट आइडियाज। बिल्कुल, ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, सिंगारवेलु चेट्टियार जैसे कई नए नेता उभरे जो इन विचारों से प्रभावित थे। 1925 में कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की औपचारिक स्थापना भी हुई। तो इन नई ज्यादा रैडिकल या मिलिटेंट विचारधाराओं का आंदोलन के तरीकों और सरकार की प्रतिक्रिया पर क्या असर पड़ा? असर ये हुआ कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट में एक लेफ्ट विंग या कम्युनिस्ट धारा मजबूत हुई। स्ट्राइक्स की संख्या और इंटेंसिटी बढ़ी। 1928 में बॉम्बे की टेक्सटाइल मिल्स में गिरनी कामगार यूनियन के नेतृत्व में हुई 6 महीने लंबी स्ट्राइक इसका बड़ा उदाहरण है। सरकार इन मिलिटेंट तेवरों से चिंतित हो गई। तो सरकार ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? सरकार ने डबल स्ट्रैटेजी अपनाई। एक तरफ कुछ कानूनी सुधार किए, दूसरी तरफ रिप्रेशन मतलब दमन का रास्ता अपनाया। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पास किया। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इससे क्या हुआ? इसने ट्रेड यूनियनों को लीगल रिकॉग्निशन दिया, उनके रजिस्ट्रेशन और नियमों की शर्तें तय की। यूनियनों को उनकी लीगल एक्टिविटीज के लिए सिविल और क्रिमिनल केस से कुछ इम्यूनिटी मिली, लेकिन साथ ही उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जैसे पॉलिटिकल फंड इकट्ठा करने पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए। ओके। और दमन के लिए? दमन के लिए सरकार 1929 में 2 बहुत कंट्रोवर्शियल कानून लाई, पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस और ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट। पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस का मकसद विदेशी खासकर कम्युनिस्ट प्रभाव को रोकना था। और ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट? ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ने पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे रेलवे, पोस्टल सर्विस वगैरह में स्ट्राइक करना मुश्किल बना दिया और पॉलिटिकल या सिंपैथेटिक स्ट्राइक्स को इलीगल घोषित कर दिया। इसने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और कंसिलिएशन बोर्ड्स की व्यवस्था भी की, मतलब सरकार विवादों को कंट्रोल करना चाहती थी। और इसी दौर में वो फेमस कॉन्स्पिरेसी केस भी हुए, कानपुर और मेरठ वाले। हाँ बिल्कुल, सरकार ने कम्युनिस्ट प्रभाव को कुचलने के लिए मुकदमों का सहारा लिया। 1924 में कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, जिसमें ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद जैसे नेताओं को सजा हुई। फिर 1929 में मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया। इसमें 31 बड़े कम्युनिस्ट, ट्रेड यूनियन नेता और कुछ राष्ट्रवादी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। ये केस कई साल चला और इसने कम्युनिस्ट मूवमेंट को दबाने की कोशिश की। हालांकि इनडायरेक्टली इसने कम्युनिस्ट विचारों को पब्लिसिटी भी दे दी। तो ये जो वैचारिक टकराव थे, गांधीवादी ट्रस्टीशिप, मॉडरेट सुधारवाद और मिलिटेंट कम्युनिज्म, इनका एआईटीयूसी पर क्या असर हुआ? क्या संगठन एक रह पाया? नहीं, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आखिर में स्प्लिट का कारण बने। 1929 में नागपुर सेशन में एनएम जोशी जैसे जो मॉडरेट और रिफॉर्मिस्ट लीडर थे, जो कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव और उनके तरीकों से सहमत नहीं थे, उन्होंने एआईटीयूसी से अलग होकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन AILUF बना लिया। 1929 में पहला स्प्लिट AITUF। हाँ, और फिर एक और स्प्लिट हुआ। अच्छा। 1931 में कम्युनिस्टों ने भी AITUC से अलग होकर रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ITUC बना ली। ओहो, तो अब 3 बड़े संगठन हो गए। हाँ, AITUC जिसमें नेशनलिस्ट और बचे हुए लेफ्टिस्ट थे, AITUF मॉडरेट रिफॉर्मिस्ट और RTUC कम्युनिस्ट। ये विभाजन लेबर मूवमेंट के लिए एक बड़ा सेटबैक था। ये इंटरेस्टिंग है कि कैसे आइडियोलॉजीज आंदोलन को जोड़ती भी हैं और तोड़ती भी हैं। क्या बाद में यूनिटी के प्रयास हुए? हाँ, बाद में यूनिटी की जरूरत महसूस की गई। 1935 में RTUC का मर्जर वापस AITUC में हो गया और 1938 में NM जोशी के प्रयासों से AITUF का भी AITUC में मर्जर हो गया। अच्छा, तो 1938 तक AITUC फिर से मेन बॉडी बन गई? हाँ, मोटे तौर पर। हालांकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अंदरूनी तौर पर बने रहे। इसी दौरान नेशनल मूवमेंट में, खासकर कांग्रेस के अंदर, क्या मजदूरों के इश्यूज को लेकर कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ? हाँ, 1931 का कांग्रेस का कराची सेशन इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुए सेशन में फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पर एक रेजोल्यूशन पास हुआ। कराची रेजोल्यूशन 1931। हाँ, इसमें पहली बार मजदूरों के अधिकारों को साफ तौर पर शामिल किया गया। क्या क्या मुख्य बातें थी मजदूरों के लिए? उसमें बेहतर वर्किंग कंडीशंस की बात थी, जैसे लिविंग वेज या कम से कम फेयर वेज, लिमिटेड काम के घंटे, महिला मजदूरों के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन, मजदूरों को यूनियन बनाने और स्ट्राइक करने का अधिकार देने का वादा था। राइट टू फॉर्म यूनियंस एंड स्ट्राइक। हाँ, और साथ ही जो की इंडस्ट्रीज हैं, माइंस हैं, ट्रांसपोर्ट है, उन पर स्टेट ओनरशिप या कंट्रोल की बात भी कही गई। ये कांग्रेस के सोशलिस्ट आइडियाज की तरफ झुकाव को दिखाता है। तो
1920s और 30s का दशक काफी एक्शन पैक्ड रहा। AITUC का बनना, कम्युनिस्ट प्रभाव, सरकारी दमन, स्प्लिट्स, फिर यूनिटी और कांग्रेस के एजेंडे में लेबर राइट्स। मेंस के नजरिए से ये सवाल फिर बनता है 1920 और 1930 के दशक में भारतीय श्रमिक आंदोलन में वैचारिक बदलावों और विभाजनों का विश्लेषण करें। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम पर इसके क्या प्रभाव पड़े। इसमें ये सारे पहलू आइडियोलॉजी, दमन, स्प्लिट, यूनिटी, कांग्रेस का रुख सब कवर करने होंगे। चलिए अब बात करते हैं बाद के फेज की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1949, 1945 और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में श्रमिकों की क्या भूमिका रही? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लेबर मूवमेंट का रुख थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। शुरू में वॉर का विरोध था, लेकिन 1941 में जब जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमला किया तो कम्युनिस्टों ने इसे पीपल्स वॉर कहना शुरू कर दिया और वॉर एफर्ट्स को सपोर्ट किया। अच्छा, क्योंकि सोवियत यूनियन अलाइड साइड में आ गया था। हाँ, वहीं कांग्रेस और दूसरे नेशनलिस्ट वॉर के विरोधी थे। क्विट इंडिया मूवमेंट में हालांकि कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली हिस्सा नहीं लिया, फिर भी मजदूरों ने खासकर जमशेदपुर, अहमदाबाद, बॉम्बे, मद्रास जैसे इंडस्ट्रियल सेंटर्स में बड़े पैमाने पर स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट में भाग लिया। तो मजदूरों की भागीदारी काफी एक्टिव रही क्विट इंडिया में। हाँ, उन्होंने प्रोडक्शन रोका, कम्युनिकेशन लाइंस को डिस्टर्ब करने में भी रोल प्ले किया। और आजादी के बाद लेबर मूवमेंट का क्या हुआ? आजादी के बाद ट्रेड यूनियन मूवमेंट काफी हद तक अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ गया। 1947 में कांग्रेस नेताओं ने INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाया। AITUC जो CPI से जुड़ा था पहले से था ही। बाद में सोशलिस्टों ने HMS, हिंद मजदूर सभा, CPIM ने CITU, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस और जनसंघ BJP ने BMS, भारतीय मजदूर संघ बनाया। तो आंदोलन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के आधार पर बढ़ गया, जो आज भी जारी है। एक आखिरी पहलू, क्रांतिकारियों का नजरिया। भगत सिंह जैसे रेवोल्यूशनरीज मजदूरों को कैसे देखते थे? भगत सिंह और उनके साथी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी मजदूरों और किसानों को क्रांति की असली ताकत मानते थे। उनका मानना था कि इंडिया की आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों को हटाने से नहीं मिलेगी, बल्कि एक्सप्लॉयटेशन पर बेस्ड सोशो इकोनॉमिक सिस्टम को बदलने से मिलेगी। मतलब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। हाँ, भगत सिंह ने खुद कहा था, असली क्रांतिकारी सेनाएं गांवों और कारखानों में हैं, किसान और मजदूर। वो वर्कर्स और पेजेंट्स को ऑर्गेनाइज करके इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों के खिलाफ एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लाना चाहते थे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को सम अप करें तो मेन टेकअवेज क्या है? संक्षेप में हमने देखा कि कैसे इंडियन वर्किंग क्लास मूवमेंट शुरुआती बिखरे हुए कल्याणकारी प्रयासों से बढ़कर एक ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया पॉलिटिकल फोर्स बना। इसमें कई फेजेस आए, स्वदेशी से राजनीतिकरण, गांधी जी का असर, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का उभार, सरकारी दमन और कानूनी सुधार, विभाजन और फिर एकता, और नेशनल मूवमेंट के साथ इसका एक कॉम्प्लेक्स रिश्ता। मेंस के लिए फ्रीडम स्ट्रगल में इसका रोल, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के साथ इसके संबंध और इसकी अपनी चुनौतियां समझना जरूरी है। और प्रीलिम्स के लिए कुछ की फैक्ट्स बिल्कुल याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट एक्ट्स: फैक्ट्री एक्ट 1881-1891, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929, पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस 1929। मेजर ऑर्गेनाइजेशंस: बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, आटला 1918, AITUC 1920, AITUF 1929, RTUC 1931 और बाद में INTUC, HMS, CITU, BMS वगैरह। इंपॉर्टेंट लीडर्स: नारायण मेघाजी लोखंडे, ससीपाद बैनर्जी, सुराबजी शाहपुरजी बंगाली, लाला लाजपत राय, दीवान चमनलाल, NM जोशी, गांधी जी, S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, V.O. चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्य शिव, भगत सिंह। मेन इवेंट्स और केसेस: अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, AITUC का गठन 1920, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस 1924, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929, कांग्रेस का कराची रेजोल्यूशन 1931, क्विट इंडिया मूवमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन। की डेट: AITUC का गठन 31 अक्टूबर 1920। इन सब की लिस्ट हमारे शो नोट्स में मिल जाएगी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज़ादी के बाद, खासकर 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद,
लेबर मूवमेंट्स का नेचर कैसे बदला है? आज की गिग इकोनॉमी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के दौर में मजदूरों के सामने क्या नई चुनौतियां हैं और क्या इतिहास के इन आंदोलनों से आज भी कुछ सीखा जा सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के एनालिसिस के साथ। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.